हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे यहाँ अभी प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है, जिसको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भी नाम दिया गया है, नया जो बहाली आप सभी की आने वाली है। इसकी तैयारी आपकी चल रही है और 16 टेस्ट अभी तक हो गया है। आज होगा टेस्ट नंबर आपका 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेली आपका रात्रि में 9 बजे टेस्ट होता है। आज लाइव में थोड़ा सा इस वीडियो में प्रॉब्लम था, तो इसको वीडियो बना करके आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये आपका सेशन होगा। संपूर्ण विश्लेषण हम लोग यहाँ देखेंगे सभी प्रश्नों का। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। देखिए, हमारे यहाँ इसकी पूरी तैयारी जो चल रही है, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहा है, जिसमें आप इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में जुड़ना होगा। अभी ऑफर है दोस्तों 399 का। ठीक है, अभी ऑफर है 399, जिसको आपको पे करके लेना होगा, है ना। तो इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहाँ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा। जो भी आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ये भारत का मानचित्र है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको क्लियर करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। दिख रहा है? आज का पहला सवाल है दोस्तों कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। सार्वजनिक पद का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन आपको दिया गया है, शैक्षणिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर आर्थिक अधिकार। पहला का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका जवाब देते चलना है। पहला का आंसर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक। आपको सार्वजनिक पद के अधिकार, ये जो पद है, अधिकार है, ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है ना। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में नागरिक अधिकार के जगह पर मौलिक अधिकार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार भी ये देखने को मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका कि विदेश विदेश भेजे जाने वाले, प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। जो विदेश भेजे जाते हैं संसदीय प्रतिनिधि मंडल, है ना, तो कह रहा है दोस्तों उसका नामांकन कौन करते हैं, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका जो नामांकन करते हैं वो करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए, ये जो एग्जाम होगी वो बीपीएससी के द्वारा होगी और उसी के पैटर्न के आधार पर आपका ये टेस्ट चल रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। याद रखिएगा, ओम बिड़ला। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वो कौन होता है जो संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे दोस्तों संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायमूर्ति या ए बी दोनों। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा बी। और अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी, है ना, याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं आपके। ठीक है, आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, फटाफट जवाब देते चलिए, है ना, फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जी हाँ दोस्तों, जो तिरंगा झंडा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके मध्य में जो धर्म चक्र आपका जो चक्र है ना, जो चक्र है, इसमें कितनी तिलियां हैं? तो इसमें दोस्तों 24 तिलियां हैं आपकी। ठीक है, कितनी तिलियां हैं इसमें? 24 तिलियां हैं। तो इसका रंग कैसा होता है ये आपसे पूछ रहा है।
जो ये चक्र है दोस्तों, तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र होता है, उसमें जो इसका रंग पूछ रहा है, इसका रंग कैसा होता है, तो आप देखे होंगे लेकिन ध्यान से निकल जाता है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 4 का आपका आंसर हो जाएगा गहरा नीला, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गहरा नीला। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा 3:2 इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद होते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद होते हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितने क्षेत्रीय परिषद होते हैं जल्दी से बताइएगा। देखिए इसमें क्षेत्रीय परिषद होते हैं 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद की संख्या है 5। इसका उद्देश्य क्या होता है क्षेत्रीय परिषद का? क्षेत्रीय परिषद का आपका उद्देश्य है दोस्तों कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके बीच जो सहयोग की भावना को उत्पन्न करना है, सहयोग को बढ़ावा देना है, इसीलिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। और टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तर, दक्षिण, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद, मिलाकर के टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, बीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? क्या हुआ इसका जल्दी से आंसर बताइएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया वीवी गिरी, है ना। वीवी गिरी जो थे ये राष्ट्रपति बने थे आपको 1969 से लेकर के 74 तक ये थे आपके, है ना। 1969 से 74 तक थे, ये आपको याद रखना है ना। आपके ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये थे आपके चौथे। अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर है आपका 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, याद रखिएगा ये तीनों सूचियां हैं आपका किस सूची में? तो 7वीं अनुसूची में इस तीनों सूची का वर्णन किया गया है ना। तो टेलीफोन जो है दोस्तों ये संघ सूची में है, डाक है संघ सूची में, रक्षा आपका संघ सूची में है, लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची में नहीं आता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर। लोक स्वास्थ्य जो आता है वो किस सूची में आता है? ये आता है राज्य सूची, ठीक है, याद रखिएगा ये आता है राज्य सूची में। और वर्तमान में दोस्तों इसमें कितने विषय हैं? वर्तमान में राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं और स्टार्टिंग में इसमें कितना था? तो स्टार्टिंग में इसमें 66 विषय था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि राज्य लोक सेवा आयोग, जी हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष, क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपको 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 6 वर्ष का होता है। और अगर कहें दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी भी उम्र कितनी होती है? 6 साल। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्य की 5 साल, याद रखना है। विधान परिषद का 6 साल, विधानसभा का 5 साल, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है पील कमीशन, नाम सुने हैं पील कमीशन का? प्रश्न कह रहा है पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? देखिए पील कमीशन ये कब बना था दोस्तों? जब 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। 1857 की क्रांति जब हुई थी ना, तो इसी के समय 1857 क्रांति के बाद पील कमीशन बनाया गया और उसमें निर्धारित किया गया कि जो सैनिक होते हैं उसमें भारतीय सैनिक कितने होंगे?
है ना, जो सेना में भारतीय सैनिक कितने होंगे और ब्रिटिश सैनिक कितने होंगे। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 9 का आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर। 10 नंबर है कि किसने कहा था, क्या कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। क्या होगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या लॉर्ड कर्जन। 10 का आपका आंसर क्या होगा, 10 का आंसर क्या होगा, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का जो ये कथन है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये कथन आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का है। और कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये है बिपिन चंद्र पाल का। अगला सवाल है, देखिएगा सवाल नंबर है 11 नंबर। 11 है कि सुलेखन क्या होता है ना। बहुत बढ़िया है, सुलेखन नाम ही है सुलेखन, मतलब सुंदर लिखने की एक जो कला है, हस्तकला, उसी को कहा जाता है सुलेखन। सुंदर लिखने की जो हस्तकला है ना, उसी को क्या कहते हैं, सुलेखन कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 12 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती है। इसमें जो अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो किस स्थान से मिला है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उस समय के लोग भी क्या करते थे दोस्तों, पूजा पाठ करते थे, है ना। अग्निकुंड होता था, उसमें हवन करते थे। तो ये अग्निकुंड जो मिला है वो मिला है आपको कालीबंगा से। ठीक है, याद रखना है, कालीबंगा से मिला है आपका अग्निकुंड। कालीबंगा से और भी मिला है, मुहर मिला है, तांबा का औजार मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, स्नानागार, है ना। स्नानागार जो मिला है वो आपका मोहनजोदड़ो से। चन्हुदड़ो से क्या मिला है दोस्तों, लिपस्टिक। जी हाँ, उस समय की महिलाएं भी लिपस्टिक लगाती थी, है ना। तो लिपस्टिक का जो साक्ष्य मिला है वो चन्हुदड़ो से मिला है, याद रखना है। अगला प्रश्न आपका चलते हैं, प्रश्न नंबर है 13 कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। बताइएगा, कठोपनिषद जो है ये किस वेद का उपनिषद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 13 का क्या होगा, 13 का आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 13 का आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद, यजुर्वेद वैसा वेद है जो गध और पद दोनों में लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गध पद दोनों में लिखा गया है आपका यजुर्वेद, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। और मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। आज से 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला जो सामवेद है ना, सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से, है ना। सामवेद संगीत से। और अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना, है ना। अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित है। जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है, याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो कलिंग है ना, वर्तमान में आपको उड़ीसा राज्य दिखेगा। ये कलिंग जो है वर्तमान में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। और कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने वाला कौन था दोस्तों, ऑप्शन है अशोक, उदयन, महापद्म नंद या चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो ये 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, और दोस्तों कलिंग पर ही आक्रमण किया था अशोक, है ना। अशोक के द्वारा भी आक्रमण किया गया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है। वो कौन सा अभिलेख है, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर आपका दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख या बेसनगर अभिलेख। क्या होगा, हाँ, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है, तो आपका हो जाएगा नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नासिक अभिलेख। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, प्रश्न कह रहा है 16 नंबर की जिल ए इलाही। जी हाँ, ये आपको धारण किया गया था पद, उपाधि, जिल ए इलाही की उपाधि
प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर बलवन या अलाउद्दीन खिलजी? 16 का आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो 16 का हो जाएगा बलवन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपको 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? दोस्तों किस देश के सहयोग से किया था बताना है। जापान, जर्मनी, रूस या फ्रांस, है ना। राजा महेंद्र प्रताप कहाँ? तो काबुल में। तो जर्मनी के सहयोग से किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है आपको 18 नंबर। कंचनजंगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंचनजंगा जो ये पर्वत है दोस्तों, ये हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपको पढ़ाए थे कि जो हमारा हिमालय पर्वत है ये 3 श्रेणी है आपका, है ना। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये जो कंचनजंगा आता है दोस्तों, ये आता है महान हिमालय में, है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा महान हिमालय, या फिर इसी को कहते हैं बृहद हिमालय। इसी को क्या कहते हैं? बृहद हिमालय भी इसी को कहते हैं, है ना। और ये कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर ही है? ये कंचनजंगा पड़ता है आपको सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है? ये है आपको सिक्किम राज्य में, याद रखना है। और 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई थी। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कंचनजंगा से कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और एक पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो के है, K2 है, 8,611 मीटर है। लेकिन भारत में हिमालय का अगर पूछे तो हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। चैनल का मतलब क्या होता है? रास्ता। चैनल का मतलब याद रखिएगा रास्ता होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मालदीव और मिनिकॉय, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। देखिए, अगर थोड़ा सा इसको फिगर से समझिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा दक्षिण भारत है, ये आपका अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप है ना। और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिण वाला जो द्वीप है ना, इसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप, है ना। लक्षद्वीप का ही जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसको कहते हैं मिनिकॉय, याद रखिएगा, है ना। ये है मिनिकॉय। और यहाँ पर है दोस्तों आपका मालदीव। मालदीव एक देश है ना। मालदीव क्या है? एक देश है, याद रखना है। मालदीव क्या है? एक देश है ना, मालदीव। यहाँ पर ही है आपका मालदीव। अब इसके बीच में जो आपका चैनल है 8 डिग्री है ना। इसके बीच में 8 डिग्री है, याद रखना है। ठीक है, तो 8 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 19 का, है ना। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है भाई साहब, तो 9 डिग्री यहाँ, तो यहाँ 8 है ना। और ये 9 डिग्री है मिनिकॉय, और ये है लक्षद्वीप। तो 9 डिग्री आपका हो जाएगा मिनिकॉय। 9 डिग्री किसके बीच में हो जाएगा? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिनिकॉय और लक्षद्वीप में है, के बीच में है आपका 9 डिग्री। और अगर पूछे कि 10 डिग्री किसके बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये तीनों डिग्री को आप याद रखिएगा। एक ना एक आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? दोस्तों देखिए, बिहार नाम ही है इसका, बिहार जलप्रपात, और ये बिहार में ही है, टोंस नदी पर, है ना। टोंस नदी पर है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। ठीक है, याद रखिएगा। और ये टोंस नदी पर कैमूर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 कि लाल मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाम ही है लाल मिट्टी, तो ये कैसा होगा? लाल होगा। तो लाल होगा, है ना, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल होता है लौह ऑक्साइड के वजह से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी,
सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी, याद रखना है पूरा उत्तर भारत जलोढ़ मिट्टी, और जो तटीय क्षेत्र है वहां भी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 22 नंबर, कह रहा है कि कुल्सी एवं धनसिरी, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, नदी से है ये सवाल, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी नहीं नदी है, हाँ नदी है पूछ रहा है, किसकी सहायक नदी है, कुल्सी और धनसिरी, है ना। देखिए यहाँ पर पूछेगा आपको, कुल्सी है, धनसिरी है, लोहित है, दिबांग है, दिहांग है ना, आपको धनसिरी हो गया, और इसके अलावे है दोस्तों आपको सुबनसिरी है, मानस है, तिस्ता है, बराक है, ये सारी नदियां किसकी सहायक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की है। मैंने जितना नाम दिया ना ये सब किसकी सहायक है, तो सब आपको ब्रह्मपुत्र नदी की, सैकड़ों नदी दोस्तों सहायक नदी है, जो मैंने अभी नाम लिया वो महत्वपूर्ण है आपका, ठीक है। बराक नदी, मानस नदी, तिस्ता नदी, आपको दिहांग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, है ना, कुल्सी नदी, ठीक है, सुवनसिरी नदी, ये सारी नदियां सहायक है ब्रह्मपुत्र की। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपको कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये निकलने के बाद किधर बहती है, पूर्व दिशा की ओर बहती है, और अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेते हुए ये भारत में प्रवेश करती है ना। नामचा बरुआ एक पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं से यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी, और ये जब असम में आती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और जब ये बांग्लादेश में जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है आपका मेघना नदी, याद रखिए, जमुना नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब जमुना नदी और इधर से गंगा आती है, और गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा नदी, जब दो नदियां मिल जाती है तब इसको कहते हैं मेघना नदी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिएगा आपको 23 नंबर। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, वो कौन सा झील है दोस्तों, मैंने बताया था सुपीरियर सॉरी आपका जो ग्रेट लेक है 5, है ना, 2 दिन पहले बताया था ग्रेट लेक के बारे में, वो पांचों ग्रेट लेक को आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो ये झील है ना, ये झील है ये किस एक देश में है ना, एक देश में इसका जो फैलाव कह रहा है, ये जो झील होना चाहिए एक के देश में होना चाहिए, लेकिन जो ये सुपीरियर झील है ये एक देश में नहीं है, ये चाड झील है ये भी एक देश में नहीं है, और मलावी झील ये भी एक देश में नहीं है, हमारा जो मिशिगन झील है ये एक के देश में फैला हुआ है, और वो देश का नाम है यूएसए, ठीक है, यूएसए। सुपीरियर झील क्या है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना, एकदम पीने लायक है, तो ये हो जाएगा आपका सुपीरियर, याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी है, और ये यूएसए और कनाडा, यूएसए कनाडा में फैला हुआ है, सीमा रेखा पर है आपका, ठीक है। चलिए, और ये जो चाड झील है ना ये है आपका अफ्रीका में, है ना। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, 24 नंबर है आपका कि फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा दोस्तों का संबंध किस महासागर से है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, फॉकलैंड बताइएगा। फॉकलैंड जो है ये कैसी जलधारा है, फॉकलैंड है आपको ठंडी जलधारा, फॉकलैंड कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। जलधारा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडी एक गर्म, है ना, अगर वो ध्रुव से आ रही है तो ठंडी होगी, अगर भूमध्य रेखा से जा रही है तो वो गर्म होगी। तो ये पूछ रहा है फॉकलैंड, फॉकलैंड जलधारा दोस्तों ये किस महासागर की है ना, ये बताइएगा। 24 का हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो एस अक्षर की है अटलांटिक महासागर, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, भारत में द्वितीय हरित क्रांति, आप पढ़े होंगे प्रथम हरित क्रांति, हम पूछ दिए द्वितीय हरित क्रांति, याद रखिएगा, है ना। तो भारत में हरित क्रांति तो हुई है, और द्वितीय हरित क्रांति कब हुई है ये बताना है। द्वितीय हरित क्रांति हुई है 1983-84 में दोस्तों, और प्रथम हरित क्रांति हुई है आपका 1967-68 में, याद रखना है। द्वितीय ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये ईस्वी ध्यान रखना है, 1983-84 में, और प्रथम हुआ था 1967-68 में। प्रथम जो हरित क्रांति हुई थी इसमें सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था, HY भी फसल का प्रयोग किया गया था इसमें, है ना। और सबसे अधिक जो इसमें लाभ अगर जो राज्य को मिला है तो वो पंजाब राज्य को मिला था आपको, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आपका चलते हैं 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है ये आपको उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, याद रखना है उत्तराखंड में नहीं है।
देखिए दर्रा के मतलब कल ही बताए थे, इसका मतलब ही होता है रास्ता, और चैनल का मतलब ही क्या होता है, रास्ता होता है ना। चैनल का मतलब ही क्या होता है, रास्ता होता है। तो कह रहा है दोस्तों उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड, नाथुला, माना दर्रा तो उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा ये उत्तराखंड में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, नाथुला दर्रा। एक दर्रा और है दोस्तों जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, ये दोनों दर्रा कहाँ है, ये दोनों दर्रा पड़ता है आपको सिक्किम में। नाथुला और जयलेपला ये दोनों कहाँ है, सिक्किम में है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला जयलेपला ये दोनों आपको सिक्किम में है। बाकी ये जो दर्रा है, माना दर्रा, आपका नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये है आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड कब बना था, कल ही बताए थे, 9 है ना, 9 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है आपका 27। 27 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है बताइएगा। आप देखे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखे होंगे, उसका प्रतीक चिन्ह बताना है। ऑप्शन है अशोक स्तंभ का शीर्ष, पीपल का वृक्ष, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का आपका आंसर क्या होगा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ है, ये है आपको प्रतीक आपका। अशोक स्तंभ का शीर्ष क्या है, ये तो आपका आपका ये क्या है दोस्तों, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1934 के एक्ट के तहत हुआ था, 1935 में इसकी स्थापना, याद रखना है। अभी इसके 26वें नंबर के जो आपको गवर्नर हैं वो कौन है बताइएगा। 26वें नंबर के गवर्नर जो हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साथ है, बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति। 28 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 28 का आंसर हो जाएगा आपका मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताइए। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1989, 1995, 2000 या 2004। 29 का हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी अन्नपूर्णा योजना की। ऑप्शन आपका हो जाएगा 29 नंबर के सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है, बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, जनसंख्या नियंत्रण से या फिर गरीबी से। 30 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका गरीबी से संबंधित था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, वाई के अलग। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। अरे यार 31 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बहुत ही अच्छा सवाल है ना, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, और वो थी आयरन लेडी, है ना। 14 प्रमुख जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी, सबको पता है आपका 1969 में हुआ था ये राष्ट्रीयकरण, है ना, 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपका 32 नंबर। प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे है बताइए। प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध रेगनर नक्श, वी एस मिन्हास, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी। 32 का क्या होगा, देखिए ये जो पुस्तक है ये संबंध रखते हैं वी एस मिन्हास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था बताइएगा। विश्व विरासत स्थल पर विश्व विरासत संधि पर भारत कब हस्ताक्षर किया था, 1960,
1965, 1970, 1976, क्या होगा 33 का? 33 का हो जाएगा आपका 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती से है? बहुत ही अच्छा सवाल है ना, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती। देखिए एक आपका दोस्तों बैठक हुआ था, है ना, सम्मेलन हुआ था, उसको कहते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल या वियना सम्मेलन। 34 का क्या होगा? देखिए 34 का हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था कब? ये हुआ था 1997 में, है ना। और उस समय ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, CO2 है, आपका CH4 है, और अब कौन सी गैस है, O3 गैसें हैं, N2O है, H2O है। तो ये जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन पर कटौती किया जाए, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल ये सम्मेलन हुआ था 1997 में। याद रखिएगा। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो में हुआ था आपका ब्राजील के, ठीक है, वो आपको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा 35 नंबर कह रहा है कि भारत में गुणवत्ता की दृष्टि से एक मार्क, बहुत बढ़िया है, एक्ट कब लागू किया गया था? एक मार्क किस पर लगाया जाता है? पहला तो आपको यही पूछेगा कि एक मार्क जो मार्का रहता है वो कृषि उत्पाद, है ना, एक मार्क जो लगता है दोस्तों वो कृषि उत्पाद पर लगता है। और ये कब से लग रहा है ये बताइएगा? तो ये लग रहा है आपका 1937 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर की दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? याद रखना है, दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनकी विशिष्ट उष्मा पर, या इनमें से सभी। 36 का क्या होगा? 36 का क्या होगा? तो उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 नंबर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। बहुत ही अच्छा सवाल है, कभी कभी पूछेगा ध्वनि का विद्युत में और कभी पूछेगा विद्युत का ध्वनि में। तो बताइएगा, यहाँ पूछ रहा है कि ध्वनि का विद्युत में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। 37 का क्या होगा? 37 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो माइक्रोफोन के द्वारा, है ना। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। और जो लाउड स्पीकर होता है ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, निम्न में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल या नाभिकीय बल। 38 का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, आभासी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? बताइएगा, अच्छा सवाल है। विद्युत चालकता की यूनिट महो है, ओम है, ओम क्यू है, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? बताइएगा। तो विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। क्या होती है दोस्तों? महो होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, याद रखना है। ओम किसकी दोस्तों यूनिट है? तो विद्युत प्रतिरोध का है ओम, है ना। ओम किसका है? विद्युत प्रतिरोध का, याद रखना है। अगला है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 40 का क्या होगा, है ना। देखिए जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे घटते क्रम पूछ रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले होगा। तो नाइट्रोजन देखिए सब में है, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%, है ना।
उसके बाद आएगा किसका नंबर, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी देखिए सब में है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21%। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों किसका, तो हीलियम का नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी नहीं आता है, मीथेन का भी नहीं आता है, आर्गन का नंबर आता है। और आर्गन कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, 0.93%। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है ये हमारे वायुमंडल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। ये प्रतिशत हमेशा एग्जाम में आपको पूछेगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 42, जल गैस निम्नलिखित में, अरे भाई साहब 42 नंबर है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। बताइए जल गैस किसका मिश्रण है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल गैस किसका मिश्रण है ये बताइएगा, है ना। CO प्लस H2O, CO प्लस H2, CO2 प्लस CO और CO2 प्लस H2। 42 का बताइएगा जल्दी से, जल गैस। तो जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है कि रेयॉन का निर्माण, है ना, रेयॉन का निर्माण किससे किया जाता है, गैसोलीन से, प्लास्टिक से, पेट्रोलियम से या सेलुलोज से। 43 का क्या होगा, देखिए रेयॉन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है दोस्तों, तो ये होता है सेलुलोज से, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रेयॉन का निर्माण। अगला है कि रेडियो सक्रियता किसके प्रमुख गुण है ना, रेडियो सक्रियता में किसकी प्रमुख गुण है, नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का। 44 का क्या होगा, 44 का आंसर हो जाएगा आपका, रेडियो सक्रियता में किसका प्रमुख गुण है, तो 44 का हो जाएगा आपका क्या, नाभिक का, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, वनस्पति घी के औद्योगिक के उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अपचयन विधि, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, अपचयन विधि, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना 45 का। चलिए वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा दोस्तों, है ना, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का इस नंबर पर अभी ऑफर है मात्र 399 का, है ना, 399 का अभी ऑफर है। तो इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे किसी भी माध्यम से पे करना है, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद हमें इसी नंबर पर भेज देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारे मटेरियल आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा, कोई भी अलग चार्ज आपको मंथली नहीं लगेगा। चलिए 2-4 प्रश्न और हैं, इसको देख लिया जाए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है दोस्तों, बताइएगा वो कौन सा आपका विटामिन है, किस विटामिन का जो संश्लेषण है वो किसके द्वारा होता है, यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और उपयुक्त सभी। 46 का क्या होगा, देखिए 46 का आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए का जो होगा दोस्तों संश्लेषण वो किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा, याद रखना है। अगला प्रश्न है 47 कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है, श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में या संरक्षण में। 47 का क्या होगा, 47 का आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन में ये सहायक होती है, ऑप्शन नंबर सी नंबर। अगला देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक रक्तदाता, है ना, रक्तदाता यानी कि देने वाला, जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा रक्त समूह है, रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। तो सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड जो होगा वो किस वर्ग का होगा, तो दाता देने वाला जो है दोस्तों वो ओ वाला है, यानी कि आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगर कहता लेने वाला सबका खून ले सकता है, वो ए भी ले सकता है ना, और देने वाला है आपका ओ। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों में होती है, गुणसूत्र,
गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गो संख्या होती है। जोड़ा पूछे तो 23 गो होता है। और गुणसूत्र में क्या क्या होता है ये आपको बताना है ना। गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए तथा लिपिड होता है, आरएनए तथा एमिनो एसिड होता है, डीएनए तथा प्रोटीन होता है, आरएनए तथा शुगर होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए तथा प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, है ना। लास्ट सवाल कह रहा है कि यकृत में, है ना, यकृत में एलानाइन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोनिमोनोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोएमिनोजेनेसिस कहते हैं, या ग्लूकोएलाइनेजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों 50 का आंसर क्या होगा, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोनिमोनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर वन लाइनर भी दिए गए हैं, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, है ना। एक नज़र हम इसको पढ़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वन लाइनर, ये हिस्ट्री का है आपका, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, एक नंबर है दोस्तों, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको सबसे ज़्यादा बीपीएससी में पूछता है ना। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिंग के समय दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था 1856 में, है ना। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। किसने किया था, तो यही लॉर्ड कैनिंग ही किया था। और इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इसी के समय दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इसे 1859 में लागू किया गया था। किसे, तो भारतीय दंड संहिता को 1858 में बना था। और इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय ही महालेखा परीक्षक पद का किया गया था। आगे है दोस्तों, इसका शासनकाल कब से कब तक था, किसका, तो लॉर्ड कर्जन का। कब से कब तक था, 1856 से लेकर के 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग का आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध है बहावी आंदोलन का दमन किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। अगला है कि भारत में पहली जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली जनगणना हुई थी 1872 में, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली जनगणना। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में नियमित जनगणना, जो 10 साल पर जनगणना होता है, तो नियमित जनगणना हुआ था 1881 में। किसके समय, तो लॉर्ड रिपन के समय, है ना, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है कि इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी, किसने, तो लॉर्ड मेयो ने किया था कृषि विभाग की स्थापना। आगे कह रहा है दोस्तों कि किसके शासन काल में रिचर्ड स्ट्रेची की अवधारणा अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्ति की गई थी, तो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, लॉर्ड किसने, तो लॉर्ड लिटन ने ही। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किसने किया था, तो पायनियर पत्रिका ने किया था। और इसी के समय, मतलब किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877 को। और इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को 21 से घटा करके 19 साल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितना सवाल है ना, ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको भर भर के एग्जाम में पूछेगा। मेडाइवल बहुत कम पूछता है, मॉडर्न ज्यादा पूछेगा, और प्राचीन आपको ज्यादा पूछेगा, एंशिएंट वाला। ठीक है ना। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन है, याद रखिएगा। और इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, किसने, तो लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। कब, 1882 में, है ना। और इसके शासन काल में ही पहली बार नियमित जनगणना, अभी आपको बताए थे
नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और इसने पुनः सिविल परीक्षा में, है ना, जो सिविल परीक्षा होता है, आईएएस की परीक्षा होता है, इसकी आयु को बढ़ा करके 19 वर्ष से 21 वर्ष किया था दोस्तों। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम, तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे कह रहा है कि इसने, मतलब किसने? लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में दोस्तों शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कह करके संबोधित किया था। ये सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किसके समय? कर्जन के समय हुआ था, है ना, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, याद रखिएगा। आगे है कि कर्जन के शासन काल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जी हाँ दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था, ये किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था, है ना। इसने, मतलब किसने? लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया था। आगे है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया था 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी कब? 1909 में। किसके समय? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा कि 12 दिसंबर 1911, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार लगा था। याद रखना है कब लगा था? तो 1911 में 12/11, है ना, आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा। लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय था, इसके समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, यानी कि 1911 में ही बंगाल जो विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द किया गया था। एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ ले जाया गया था? तो दिल्ली ले जाया गया था। शुरू हमारा राजधानी कहाँ था? कलकत्ता में था। इसके बाद कह रहा है कि 1912 में ही दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी बन गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। जी हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू कहते हैं, उसका कुलाधिपति बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, तो ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण हिस्ट्री, है ना। मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का डेली लाइव क्लास चल रही है, टाइम है 9 बजे से। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के दोस्तों नोट्स हैं, आपका एमसीक्यू दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज भी आपका होगा, है ना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पर 7857824310, ये हमारा नंबर है। आगे है कि आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार 399 का पेमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना है। एग्जाम तक आपको टेस्ट चलते रहेगा, क्लास चलते रहेगी, आपको मटेरियल मिलते रहेगा, कोई मंथली चार्ज इसमें नहीं है। कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पर नंबर आपको दिया गया है, इसी माध्यम से आपको इसमें पेमेंट करना है। ये नंबर है 7857824310। ठीक है, ये 7857824310। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप इस पर पे कीजिए। आपको व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जरूर से जरूर। जो भी पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, ताकि आपको जोड़ सके और जो भी मटेरियल है वो आपको भेज सके, है ना। जो भी टेस्ट हुआ है, अभी 16-17 टेस्ट हुआ है, पीछे वाला सभी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है, 2 क्लास हुआ है ज्योग्राफी का, वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। उसका सारा वीडियो पीछे वाला मिल जाएगा, सब चीज़ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, हमारा जो कैरियर परिवार चैनल है, इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। डेली 9 बजे से आपकी क्लास चलती है रात्रि में, है ना। आज थोड़ा सा समस्या हो गया था, लेकिन फिर ठीक हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले क्लास में। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।